हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। पिछली क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आपको समझ में आ गई थी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट। इसके बाद आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार, और हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, अपेक्षिक परमाणु भार। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि रिलेटिव क्यों कह रहे हो भाई, परमाणु भार है तो है ना, रिलेटिव किसी के सापेक्ष, किसी की रिस्पेक्ट में क्यों बोल रहे हो, वेट तो वेट है। तो हम कहेंगे जैसे मान लो कि आप अपने वेट की बात करो या मैं अपने वेट की बात करूँ, नहीं मेरा थोड़ा ज़्यादा है, तुम्हारे वेट की बात करते हैं। तो मान लो आपका वेट जो है 40 kg है, 50 kg है ना, 55 kg होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं कि भी मेरा वजन 50 किलो है। तो कैसे, आपने कैसे मापा 50 किलो है? तो तुम कहोगे हमने वजन की मशीन है, उससे हमने वजन माप लिया, उसके ऊपर खड़े हो गए, आप 50 बता दिए। तो उसमें फिक्स किया हुआ है कि 1 किलो मतलब इतना वेट, या 100 ग्राम मतलब इतना वेट, कितनी उसकी एक्यूरेसी है वो उसके अंदर फिक्स की हुई है। ठीक है, कि भाई इतने वजन को तुम 100 मान लेना, या इतने वजन को तुम 1 किलो मान लेना, और उसकी रिस्पेक्ट में बता देना कि भाई आप 50 किलो भारी हो, 50.5 किलो भारी हो, 61 kg हो, कितना हो जो भी है। ठीक है, या अगर मान लो अपन मार्केट में ना शॉपिंग करते हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, है ना, या कोई भी खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं वेट वाइज, तो हम क्या करते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, मान लो 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो, तो आप क्या करते हो, या वो क्या करता है, वो वे कैसे करता है, तोलता कैसे? तो तुम कहोगे कि वो क्या करता है, उसके पास वो वेइंग मशीन होती है, वे होता है, या आजकल डिजिटल है तो डिजिटल वाली मशीन होती है ना। तो उसमें भी फिक्स है कि 1 किलो इतना, और आपने जो सामान रखा है वो इतना। या वे वाला जो है ना, पुराने ज़माने वाली होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, तुला बोलते हैं, बैलेंस जिसे बोलते हैं वे। तो वो क्या करता है, यहाँ 1 किलो का वजन रखता है और उसके रिस्पेक्ट में सामान रखता है। तो वो देखता है कि सामान का वजन इस 1 किलो के वजन के बराबर आ गया, तो मतलब आपके पास 1 किलो पहुंच गया, है ना। और आपका वजन सामान से डबल आ रहा है, तो 1 किलो का और वापस क्या करते हैं, वो बाट बोलते हैं उसको, बाट रख देता है, और फिर वो कहता है अच्छा या तो 2 kg है तो ये 2 kg हो जाएगा, लाइक दिस। तो वो रिलेटिव किसी के सापेक्ष में क्या कर रहा है, आपको आपको वजन दे रहा है ना। सिमिलरली हम कहेंगे, हम तो एक बड़ी अच्छी खासी है ना वेट वाली यूनिट है, यहाँ आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हो, परमाणु द्रव्यमान जो आपको दिखाई नहीं देता। तो तुम सोचो इतनी छोटी छोटी लेवल पे जब आपको बात करनी पड़ेगी, है ना, टाइनी पार्टिकल है, एलिमेंट का, आपने पढ़ा था ना, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, फ्रीली एग्जिस्ट मोस्टली नहीं करता है, कभी कभी कर भी लेता है इनर्ट गैसेस के केस में, है ना, उसको हमने एटम बोला। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, मतलब अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है उसको, उसके वजन की आप बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ भाई वेट तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज आगे केमिस्ट्री कैसे बढ़ेगी, ज्ञान कैसे बढ़ेगा। ये तो पुराने टाइम से है ना, मतलब बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। आजकल तुम्हारे पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, एपरेटस है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं हम खोज के मामले में। ठीक है, तो पहले मतलब वजन का एक ही था कि भाई फिक्स उन्होंने कर दिया कि हाँ इतने वजन को, स्टैंडर्ड है ना, ऑल ओवर हम पूरी दुनिया में बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर इतने वजन को हमने 1 किलो माना है, उसकी रिस्पेक्ट में पूरी सब जगह वही चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब आप जब यहाँ जो एटॉमिक मास की बात करें, एटम की बात करें, परमाणु की बात करें, तो हम कहेंगे परमाणु भी डे बाय डे खोज होगी तो एटम्स तो बढ़ेंगे, है ना। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आप एक स्टैंडर्ड ले लो, है ना। तो जो शुरू में लिया गया पैमाना वो लिया गया कार्बन 12, कि भाई किसी तत्व के परमाणु का भार कार्बन 12 ले लो, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 था। आपको लगेगा कार्बन 12 क्यों, तो मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 + 6 कार्बन 12। तो ये कह रहा कार्बन 12 उसका 1/12वां भाग, तो मतलब कार्बन 12 का 1/12वां भाग, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गई ना, यहाँ चलो 1 आ गया। अब उससे कोई तत्व का परमाणु कितना गुना भारी है, उसका डबल आ रहा है, उसका ट्रिपल आ रहा है, उसका 4 गुना आ रहा है, वो उसका परमाणु द्रव्यमान माना जाएगा। आई बात समझ में। तो अपेक्षिक क्यों कह रहे हो, तो हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ले रहे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एटॉमिक मास का जो है वो आप कॉन्सेप्ट बताओ, है ना, परमाणु भार कहते हैं किसे, आप वो बताओ, तो आपको बताना है कि किसी तत्व के परमाणु का भार, किसी तत्व के परमाणु का भार, ठीक है भाई, किसी तत्व के परमाणु का भार कार्बन 12, है ना, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के, कार्बन 12 का आपको एक ही परमाणु लेना है, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से 1/12 लेना है, 1/12वें भाग से
कितना गुना भारी है। ठीक है, कितना गुना भारी है। क्लियर, कितना गुना भारी है परमाणु भार कहलाता है ना, कोई भी तत्व का परमाणु भार कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम कहेंगे अच्छा वैसे किसी का भी बताना हो है ना, एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो हम कहेंगे देखो परमाणु भार इक्वल्स टू, परमाणु भार इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, है ना, और उसका मुझे 12वां भाग चाहिए। तो मैं 12 से डिवाइड कर देती हूँ, 1/12, 1/12 से मल्टीप्लाई कर लो, या 12वां भाग चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दो। ओके, छोटी सी चीज़ है। तो हम कहेंगे भाई ये चीज़ जो है दैट इज एटॉमिक मास, परमाणु भार। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था कि भाई ओके चलो परमाणु भार की बात है तो कार्बन 12 ले लो, उसके एक परमाणु का वजन, और कार्बन 12 है तो 12 आएगा, तो हमें लग रहा है 12 आ रहा है तो उसका 1/12वां भाग ले लो। तो एक यूनिट बन गई ना, 100 किलो कोई चीज़ है तो मैं उसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि एक बन जाए, एक मास बन जाए, एक यूनिट बन जाए ना, एक एटॉमिक मास यूनिट बन जाए। अभी आगे डिस्कस करेंगे यू क्या है। अब उस एक से आप कह रहे हो मेरे डबल है तो आप 2 यूनिट हो गए, आप ट्रिपल हो तो 3 यूनिट हो गए, है ना भाई। 1 किलो वजन रख लेती हूँ, अब मैं कह रही हूँ मैं इससे 60 किलो भारी हूँ या मैं इससे 65 गुना भारी हूँ, तो मेरा वेट आ गया, आपने जितना बोला आपका वेट आ गया, है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई मैडम कार्बन ही क्यों ले रहे हो, हाइड्रोजन ले लेते, सबसे हल्का ले हो ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ले लेते। तो कार्बन 12 लेने की वजह क्या है भाई, आपको क्या सूझा कि आप कार्बन 12 ले रहे हो, मत लेते कार्बन 12। ठीक है, तो हम इसको भी एज अ क्वेश्चन पढ़ लेते। परमाणु भार मापन के लिए, है ना, या एटॉमिक मास बोले, परमाणु द्रव्यमान बोल दे, परमाणु द्रव्यमान मापन के लिए कार्बन 12 लेना उचित था, है ना, या सुटेबल था कि आपने कार्बन 12 ही लिया, उचित माना गया, कार्बन 12 ही हम लेंगे, उचित माना गया। क्यों भाई, कार्बन 12 क्यों लिया, कुछ और ले लेते तो लेते, कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन वजह थी, क्या वजह थी, तो देखो मुझे ऐसा कुछ लेना था जिसकी नेचर के अंदर अबंडेंस, प्रकृति में उपलब्धता काफ़ी हो। ऐसा नहीं जो चीज़ बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है तो उससे मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ऐसा एलिमेंट लेना था। मैंने कार्बन 12 ही क्यों लिया, मैं ऑक्सीजन 16 ले लेती, नाइट्रोजन 14 ले लेती। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसकी नेचर में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, एक वजह है ना, बहुत सारी वजह है, क्योंकि आपको लगेगा नेचर में तो ऑक्सीजन भी खूब ज़्यादा है, नाइट्रोजन भी है, 78% हवा में नाइट्रोजन है। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक तो उपलब्धता देखनी थी, एबंडेंस देखती थी, उपलब्धता, है ना, थोड़ा देख लेना, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, अबंडेंस, ठीक है, एक तो मुझे ये चीज़ देखनी थी। सेकंड, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब अनस्टेबल ना हो, रेडियो एक्टिव ना हो, तो फिर मैं कैसे काम करूँगी, है ना। तो मुझे लो रिएक्टिविटी देखनी थी, बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि क्रिया ही नहीं करे, है ना। लो रिएक्टिविटी भी नहीं चाहिए, हाई रिएक्टिविटी भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, कार्बन ही क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होता। ठीक है, और ऐसा भी नहीं क्रिया ही नहीं करता है, कार्बन ऑक्सीजन गर्म करोगे तो CO2 तो बना ही लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ही लेगा, है ना। तो हम कहेंगे बहुत अधिक क्रियाशील ना हो, और दूसरा बहुत कम क्रियाशील भी ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील ना हो और बहुत कम क्रियाशील भी ना हो। ठीक है, हाईली रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। चलो मान लिया कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, अबंडेंस, उपलब्धता भी काफ़ी अच्छी खासी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हम कहेंगे और क्या रहेगा, तो भाई मुझे ऐसा चाहिए था जिसका कोई समस्थानिक ना हो। अब वो बोला कार्बन 12 मैडम, कार्बन 14 भी तो होता है, तो बिल्कुल कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, लेकिन देखो
जब ये बात चल रही है, जब डिस्कवरी चल रही थी ना, तब कार्बन 12 ही अवेलेबल था, कार्बन 13-14 तो था ही नहीं, और 99% से भी ज़्यादा कार्बन 12 ही। तो ठीक है ना, वो लोग इतने ज़्यादा अमाउंट में है भी नहीं प्रकृति के अंदर, तो हमने कहा ठीक है, बात बन जाएगी, है ना। तो प्रकृति में उपलब्धता भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं था, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं था, और तो और अगर मैं बात करूं तो तुम कहोगे कि इसके समस्थानिक ना हो, है ना, समस्थानिक कोई कंडीशन तुमने ये लगाई थी कि समस्थानिक आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कार्बन 12 जो है बच्चे वो 99% से भी ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है ना, तो ठीक है। और जब ये बात आई थी तब कार्बन 12 ही था, तो हम कहीं ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया, है ना। हम कोई भी चीज़ को स्टैंडर्ड मान के करते हैं तो उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। जैसे आपकी भी लाइफ में कोई आइडियल होगा कि हाँ भाई ये भैया है, ये दीदी है, इसने नीट क्लियर कर लिया, इसने जेई क्लियर कर लिया, ये अच्छा डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो उसमें कुछ खास बात तो होनी चाहिए, है ना, कि हाँ नीट तो क्लियर कर लिया लेकिन 4 प्रॉब्लम और है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। हम एक अच्छे चीज़ को आइडियल मान के और फिर हम उसको काम में लेते हैं कि हाँ भाई हाँ ये हमारा आदर्श है। तो सिमिलरली हमने कार्बन 12 को लिया, उसकी वजह ये है। अब आपकी वजह जो भी हो, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो परमाणु भार कोई पूछ ले कि भाई परमाणु भार क्या है, भार ही तो है, अरे भार तो है, लेकिन किसी एटम का वो मास, कोई तत्व के परमाणु का वो भार जो आपको ये बताए कि भाई मैं कार्बन 12 के 1/12वें भाग से इतना गुना भारी हूँ, है ना। अब मैं इसका दुगुना हूँ तो मेरा मास 2 ले लो, मैं इससे 3 गुना भारी हूँ तो मेरा मास 3 ले लो, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब हुआ क्या कि चलो आप तो यूनिफाइड में बातें करते हो, एटॉमिक मास यूनिट की, है ना, AMU की बात कर रहे थे। तो अब ये कह रहा है कि देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। तो बच्चे मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से यह पाया गया कि, क्या पाया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो बच्चे मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चली कि कार्बन 12 के 1 परमाणु का भार, अब ये हमारे पास पता है, देखो एवोगाड्रो सब इसी से ही काम चलाया सबने, है ना। आपको लगे एवोगाड्रो संख्या कहाँ से आई, तो ये आपको एक डेटा दिया, आपको एक वेट दिया, कार्बन 12 का वेट आपको बता देता है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमने कार्बन 12 का मास फाइंड किया। तो बच्चे कार्बन 12 के 1 परमाणु का जो भार है दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कार्बन 12 के 1 परमाणु का भार, कहाँ भाई, कार्बन 12 के 1 परमाणु C12, कार्बन 12 तत्व है ना, कार्बन 12 तत्व के 1 परमाणु का भार, ठीक है, एक एटम का भार, 1 परमाणु का भार कितना है, तो हम कहेंगे है भाई देखो कितना है 1.99, ठीक है, 1.9967। अब ये ना मैं एक बार देख के बता देता हूँ, तो पूरा लंबा अगर डेटा याद करना चाहो, है ना, क्योंकि अभी जेई में क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए डेटा बेस्ड ना, 1.9924, ठीक है, 1.9924 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। ये कार्बन 12 के एक क्या बोलते हैं, एक एटम का मास है। ओके चलो, अब आपको क्या चाहिए, तो मुझे तो इसका 1/12वां भाग चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि भाई तत्व का परमाणु भार बोलो। आपने कहा तत्व का परमाणु भार क्या होता है, तो तत्व के परमाणु का भार होता है, तत्व के परमाणु का भार क्या होता है, इसका भार है ना 1.99 ले लो, 24 नहीं लेती हूँ, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23 और इंटू इसका 1/12वां भाग। अब बच्चे इसका 1/12वां भाग निकालने जाओगे तो कितना आएगा, तो तुम्हारे पास ही आएगा 1.66, 10 की पावर हो जाएगी -24 ग्राम्स, सबसे छोटी यूनिट। मैं आपने स्टैंडर्ड बता दिया कि भाई मैं 1 किलो वजन किसको बोलूँगा, मैं इतना मास में फिक्स कर ले तो उसको मैं 1 किलो बोलूँगा। अब आप देख लो 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी है, इस वजन को मैं 1 किलो बोलूँगा। अब इसको 1000वां भाग ले लोगे तो मिलीग्राम में हो जाएगा,
है ना। और 10 की पावर 6 वाला भाग ले लोगे तो माइक्रोग्राम हो जाएगा, 10 की पावर 9 वाला भाग ले लोगे मतलब 10 की पावर 9 से भाग लगाओगे तो नैनोग्राम हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। मैं इतने वजन को 1 किलो बोलूँगा, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने कहा भाई ये जो वजन आ रहा है इसको हम एक यूनिफाइड मास बोलेंगे यू, या पहले तो इसने नाम दिया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU बोलेंगे या फिर यू, क्योंकि बहुत छोटा है ना। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें? अच्छा, कार्बन 12 का वजन कितना है? 1.9924 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, और आपका कितना है? इसका 10 गुना भारी हूँ या इसका 10वां भाग हूँ तो भारी हो जाता है थोड़ा सा। तो हमने कहा एक स्टैंडर्ड तो लो 1 किलो बोलने में तो आए। तो सिमिलरली इस वजन को हमने नाम दे दिया एक AMU। अब समझ में आया ना, एक यू कहाँ से आता है ना। अब याद कर लो तो चाहिए यूनिफाइड मास इतना, तो आया कहाँ से, ये नॉलेज कहाँ से आया उनके पास कि इतना इतना, है ना। तो एक मशीन से आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का वजन दे दिया, अब आप पूरी दुनिया का वजन निकालते रहो। पूरी दुनिया इन जैसे प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु का बाहर निकालना है, निकाल लो। आपको हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दी, एक यू, एक यूनिफाइड मास, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई, कुछ ही बोलो आपकी मर्जी, ठीक है। कहाँ से आया? तो ये बस आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। देखो जितना ज्ञान आपके पास होगा वो आपको हेल्प करेगा। कभी भी ये सोच के मत पड़ा ये तो नीट में नहीं आता है, ये तो JEE में नहीं आता है, नहीं आता है, बेस्ट है, नहीं आता है। लेकिन अगर तुम्हें आता है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? इसमें इतना कितना टाइम लग गया आपको पढ़ने में, है ना। एक बार सुन लिया फिर तो आप 2x 3x की स्पीड में देख सकते हो, है ना। एक बार इसमें नोट्स में लिख लो कि हाँ भाई ये चीज़, क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। आपको लगता है कि हाँ मुझे IIT का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करना है, तो जब आपका बेस यहाँ ख़राब है आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, ये लिखवा लो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे कि हाँ चलो क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, भरोसा नहीं, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यू AMU और ये इसके बराबर है, ओके। तो इतना स्टोरी लाइक समझो ना आपके भाई, हाँ हमें परमाणु के द्रव्यमान की बात करनी थी तो उन्होंने बोला कि भाई द्रव्यमान हम रिलेटिव दे सकते हैं, क्योंकि आज भी आप है ना वजन जो रिलेटिव लेते हो, पहले 1 किलो का वेट रखते हो, फिर उसके बराबर सामान तोलते हो, फिर 10 किलो का वेट रखते हो, आप सामान तोलते हो, चाहे वेट मशीन में खड़े हो जाते हो तो उसमें फिक्स है कि इतनी यूनिट को, इतने भार को मैं 1 किलो मानूंगा। अब आपका भार उससे कंपैरिजन होता जा रहा है तो रिलेटिव है, एक्चुअल में तो कोई चीज़ का ना आपको मास पता ही नहीं। तो हमने कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में माना, और कार्बन 12 ही क्यों लिया? तो हम कहेंगे देखो एक तो काफ़ी अवेलेबल है नेचर के अंदर, फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, और इसके आइसोटोप्स भी निग्लेजिबल है। कार्बन 12 ही मोस्टली है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले लिया। लेने में हम हाइड्रोजन भी ले सकते थे, ठीक है, तो हमने वो भी मान लिया, चलो इसको हमने ले लिया। अब क्या करें? तो हमने कहा भाई कार्बन 12 के भार का 1/12वां भाग जो है वो इतने ग्राम के बराबर आता है, और इतने ग्राम को मैंने 1 U मान लिया। तो अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सा है कि भाई मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 U है ना। पहले तो देखो AMU होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। एक तो U और AMU में मत कंफ्यूज हो ना। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और आप बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। यहाँ तक भी हम कंसीडर कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और अब हम थक गए थे AMU, तो हमने इसको और छोटा कर दिया और वो है U, ठीक है भाई। अब ये 1 U है और इसका वजन कितना है? तो हम कहेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। अब कोई तत्व का भार, कार्बन 12 के 1/12वें भाग, तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग इतना ग्राम है या फिर 1 U है, इससे कितना गुना भारी है तो वो आपका एटॉमिक मास होगा, है ना। तो हम कहेंगे या तो ग्राम्स में चाहिए तो ये ले लो, यूनिफाइड में चाहिए तो ये ले लो। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कहेगी नहीं मुझे तो कार्बन 12 का ग्राम्स में वेट चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कार्बन परमाणु भार कितना है तो मैं कहूँगी 12 U हो गया, ठीक है। और आप कहोगे नहीं इसको ग्राम्स में दे दो, तो 12 इंटू क्या करो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वापस वही आ जाएगा 1.9924, है ना। क्योंकि 1.9924 को 12 से डिवाइड किया तो ये आएगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वापस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अब कोई भी वजन आपके पास आया, आपको लगा हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड है ना, हमने सारे कैलकुलेट कर रखे हैं। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का वैसे तो 1.00
8u है और लमसम हम इसको 1 यूनिफाइड मास मानते हैं। और आपको कहेगा नहीं ग्राम्स में दो तो ग्राम्स में दे दो। अच्छा, इसका क्या आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -24 23 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। ठीक है ना, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 से बड़ा हो जाएगा ना, है ना, मतलब 12 समथिंग आएगा तो मैंने 1.99 लिया इसलिए। ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब 1.008 था हाइड्रोजन का तो मैंने इसको लमसम 1u मान लिया। और कोई कहेगी नहीं इसको ग्राम्स में बदलूँ, एक यूनिफाइड मतलब एक एटम का मास, एक एटम जो आपको दिख भी नहीं रहा ना उसका मास। ठीक है, ग्राम्स में बदलो। एक्चुअली बताओ भाई मुझे तो ना कैलकुलेट नहीं हो रहा है यूनिफाइड क्या, मैं वजन कैसे मापूंगी, मेरे को तो ग्राम किलोग्राम में पता है, तो ग्राम में बदल दो, तकलीफ क्या है। 1.008 इंटू आपके पास है ना एक यूनिफाइड में कितना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। आपको ये तो क्लियर है कि एक यूनिफाइड कितना होता है, तो हम कहेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो बस इस वेट को फिक्स कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1.66 10 टू द पावर -24। अब जो भी आए बस ये उसका हाइड्रोजन का बाहर हो जाएगा ग्राम्स के अंदर, है ना। नाइट्रोजन आ जाए तो अब आपको पता है नाइट्रोजन 14 कह रहा है, तो ये सारा फिक्स है कि कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14u आ रहा है, ऑक्सीजन का 16u आ रहा है। कहाँ से आया, मास नंबर भी है ना, लेकिन मास नंबर और फिर इसको कंपेयर करके आंसर निकाला है, वजन कितना आ रहा है। आई बात समझ में। सिर्फ यूँ नहीं है कि ना अब एक नाइट्रोजन में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 14 है इसलिए हमने 14u ले लिया, ऐसे नहीं, हमने एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसका वजन निकाला है, फिर हमने कंपेयर किया है कि भाई एक u तो इतना होता है। आप नाइट्रोजन का वजन निकालो, जिस मीटर से तुम कार्बन का मास निकाल रहे हो उसी मशीन से नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो, तो नाइट्रोजन का मास अपॉन दिस यूनिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना भाई। एक यू में इतने होते हैं, आपके पास जितने ग्राम्स है उसको डिवाइड कर दो, तो जो भी गिवन मास हो उसको इससे संख्या से डिवाइड कर दो, वो यूनिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। और यूनिफाइड है ग्राम्स में बदलो तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, यू दिया है इससे मल्टीप्लाई कर दो ग्राम्स में हो जाएगा, ग्राम्स दिया है इसे डिवाइड कर दो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फाइंड कर रखे, तो हम याद ही करना है आपको। देखो बेसिकली भी कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो हम कहेंगे यू है, 1u है। ठीक है, हीलियम का तो बच्चे 4u है ना। जो खास है वो बता देती हूँ, बेरिलियम है तो वो 9u है, लिथियम का 7 आ जाएगा बट काम नहीं आएगा तुम्हारे को, है ना। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है ना, ऊपर नीचे लिखे मैंने। ठीक है, और आपको क्या काम आएगा, सोडियम काम आएगा। सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23 पड़ेगा, मैग्नीशियम 24 रहेगा, है ना। और अगर आपसे Cl पूछ लिए तो 35.5 रहेगा। अब आपको लगेगा ये पॉइंटों में कैसे आ गया, तो मैं कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिन के थोड़ा तो बता रही हूँ, मैं तो एक्चुअली इनका वजन जो मेरे पास ग्राम्स में था उसको मैंने 1.66 से डिवाइड किया और उसको मैंने एमयू में बदल दिया, तो मेरे पास ये आया। अब ये 35.5 कैसे आया तो उसकी भी वजह बता रही हूँ। ठीक है, तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का 40 होता है ना। ये सब आपको काम आएंगे भाई। सल्फर का 32 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम नहीं चाहिए, बेरिलियम हो गया, बोरॉन नहीं काम आया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन नियॉन नहीं, सोडियम मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम याद करना चाहो तो 27 होता है। ठीक है, फिर सोडियम मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस लिख लो, काम आ जाएगा 31। सारे नहीं चाहिए, याद एग्जाम में गिवन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैं कैसे करूँगा, सब दिया हुआ होगा आपको। ये भी दिया होगा एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, लेकिन ये क्या रूटीन में काम बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर बार बार तुम्हें वो टेबल देखनी पड़ेगी, वो कितना होता है मुझे बताओ। तो ये अपन याद ही कर लेते हैं ना, जो चीज़ बार बार चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, उसको याद ही कर लेते हैं कि रखो उसको, बार बार काम आती है ना, ऐसे। तो एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर मैंने बता ही दिया 32, क्लोरीन आ गया, पोटेशियम नहीं चाहिए, कैल्शियम हो ही गया। सिल्वर का भी याद रखेंगे क्योंकि हालांकि 12th में काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा भाई। सिल्वर का एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास, है ना, इतना बहुत है, इससे तुम्हारा काम चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि भाई चलो आपने तो कार्बन स्टैंडर्ड ले लिया और आपने कहा भाई कार्बन 12 ले लो, क्योंकि कार्बन 12 ही है प्रकृति में, क्योंकि जब ये सारी खोज हुई तब तो कार्बन 14 था ही नहीं,
कार्बन 13 तो नेग्लिजिबल है, 0.01% के आसपास है, तो कार्बन 13 तो चलो उड़ा ही दिया। कार्बन 14 भी बहुत कम है, हालांकि रेडियो एक्टिव है, कार्बन डेटिंग से पता चला कि भाई कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है कार्बन 14, तो हम कहेंगे हाँ कार्बन 14 भी है नेचर में, पर अब ये दे दिया रूल वगैरह आ गया और मोस्टली आपको पता है कार्बन 12 ही है, उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो हमने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कार्बन 12 से हमारा काम बन गया, सारी खोज हो गई, सब कुछ हमने दे दिया, अब वापस हम चेंज करने तो जाएंगे नहीं और कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। ठीक है चलो मान लिया। अब हुआ क्या कि भाई ठीक है ना, आपका तो कार्बन 12 से आपकी किस्मत चल गई कि चलो कार्बन 12 जो था उसका समस्थानिक खोजा भी नहीं गया था, और खोजा तो भी आपको पता चला कि भाई 99% तो सही आपका आंसर, 99% तो कार्बन 12 है। लेकिन सब केस में ऐसा थोड़ा ना, हाइड्रोजन तो 1H1 होता है प्रोटियम, 1H2 होता है ड्यूटीरियम, फिर 1H3 होता है ट्रीटियम, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 16, 17, 18 तो नेचर में है ही, तो ऐसे तो गड़बड़ होने लग गई कि भाई समस्थानिक भी तो है, तो मैं समस्थानिक भी, तो हमने क्या किया औसत परमाणु भार लेना शुरू कर दिया कि छोड़ो ये सारी रामायण ही छोड़ देते हैं कि भाई अब किसी का समस्थानिक कितना % है, किसी का कितना है, तो हम एवरेज लेके और उसको, जैसे मैंने आपको लिखा है ना Cl का 35.5, तो मैंने आपका सबको एवरेज लिखा है ना, तो हम औसत परमाणु भार ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको लगेगा कि मैडम द्रव्यमान संख्या तो है ना जस्ट डबल हुई, लेकिन आ नहीं रहा है आंसर, तो आपका ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, सेट नहीं हुआ, तो वो वजह ये है कि आप देखो उनके समस्थानिकों के आधार पे, तो आप ले लो औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, औसत परमाणु भार ले लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं। अब औसत परमाणु भार क्या है, तो मतलब आपके पास नेचर में ऑक्सीजन 16 भी है, ऑक्सीजन 17 भी है, ऑक्सीजन 18 भी है। ठीक है, अब 16 का परसेंटेज कितना है, 17 का परसेंटेज कितना है और 18 का परसेंटेज कितना है, मल्टीप्लाई कर लो और एवरेज ले लो। तो औसत परमाणु भार जो है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पे भी नीट में सवाल आ चुके हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, है ना, अब जितने भी होते हैं लेते चलो, m3x3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, और जितना भी हो, किसी में 10 मिल जाएंगे तो क्या करोगे, 10 बार जोड़ लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बच्चे m जो है दैट इज मास, m मास है, और x जो है वो या तो प्रतिशत है या रेशियो है, अनुपात है। m मास है, x या तो परसेंटेज है या रेशियो है, इससे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम एवरेज मान के चलेंगे भाई, जैसे नेचर में क्लोरीन 35 भी है, 37 भी है, अब इनका जो रेशियो है ना वो 75 और 25 है, तो क्लोरीन 35 ही में ले लेती, लेकिन 75% ही है भाई, 99 होता या 90 प्लस होता तो मैं मान लेती, लेकिन आप तो 75% ही हो, तो जिसका 25% एग्जिस्टेंस है उसको मना थोड़ा ना किया जा सकता है, तो फिर मुझे एवरेज लेना पड़ता है, और वो एवरेज 35.5 आता है। ठीक है, तो फिर हम 35.5 लेके चल लेते हैं, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो हमने जो भी पढ़ा उसको कैसे पढ़ना था, एक्चुअली इस तरीके से ना, बिल्कुल समझदारी वाली भाषा ये थी, ऐसे लिखना था, मैंने लिखवा दी तुम्हें जैसे तैसे। ठीक है, तो देखो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से उस तत्व के एक परमाणु से कितना गुना भारी है, या एक परमाणु से जितने गुना भारी है। ठीक है, यहाँ परमाणु से जितना गुना भारी है ना, आप कार्बन 12 के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी हो, बस वो काम चल जाएगा, उस तत्व को उसका परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा, परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। भाई आप उससे कितना गुना भारी हो, इसलिए उसने उसको डिवाइड कर दिया, तत्व के एक परमाणु का भार, भाई मैं तो 2 गुना भारी हूँ, अपॉन कार्बन 12 का 1/12वां भाग। ठीक है, मुझे उस फॉर्मूले उसको n टाइम्स कर देना चाहिए, क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई कार्बन 12 के कार्बन 12 के एक परमाणु का भार मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, से आप कितने गुना भारी हो, है ना, से
कितना गुना भारी है एक्चुअली। भाई ये तो एक यूनिट आई ना, अब आपका यूनिट आंसर एक थोड़ा ना आएगा, है ना। तो आप इससे कितना ज़्यादा वेट रखते हो उसको हम एटॉमिक मास बोल देंगे। क्लियर? ठीक है। अब ओके, आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट AMU बोल दिया है ना। तो AMU लिखते हैं शॉर्टकट, और हम इसको आजकल क्या लिखते हैं, U भी लिखते हैं, है ना, एकीकृत द्रव्यमान। लेकिन आपको ध्यान रखना यूनिफाइड मास। और ये कितना आया है तो देखो 1.67 इंटू 10⁻24। अच्छा 1.66 ले लो, 1.67 ले लो, लगभग इतना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे ओके चलो, यहाँ तक की तो बात ही सिंपल है। एवरेज एटॉमिक मास का मैंने आपको फॉर्मूला दे ही दिया था। अब आप ये क्वेश्चन कर लो। देखो क्लोरीन प्रकृति में क्लोरीन जो है प्रकृति में 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। एक तो Cl35 है, एक Cl37 है, और अनुपात जो है बच्चे वो है 3:1। तो 1/35 है, 1/37 है, रेशियो 3 है और 1 है। तो बच्चे M1 ले लेती हूँ मैं 35, ठीक है, और M2 ले लेती हूँ 37, और रेशियो मतलब X1 ले लेती हूँ 3 और X2 ले लेती हूँ 1। औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो बच्चे औसत परमाणु भार का फॉर्मूला बोलो, तो हम कहेंगे फॉर्मूला है M1x1 प्लस M2x2 अपॉन x1 प्लस x2। 2 ही है तो 2 के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हारे को क्लियर है M1 कितना लेना है, क्लियर है। इसमें क्या बताऊँ, M1 33 है, M2 37 है, ये x1 इसका अनुपात कितना है 3, उसका कितना है 1, 3:1, 3:1। यहाँ 75 और 25% ले, सॉल्व कर लो। तो तुम कहोगे ओके चलो औसत परमाणु भार इक्वल्स टू, तो भाई औसत परमाणु भार इक्वल्स टू M1x1। तो M1 है 35 मल्टीप्लाई विद 3 और 37 मल्टीप्लाई विद 1 और 3 + 1, और हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि सॉल्व करने के बाद भी यही आंसर आना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया 35.5। ठीक है, तो एवरेज क्यों लेंगे, तो भाई दोनों है ना प्रकृति में, है ना। तो अब क्लोरीन तो क्लोरीन है, रेडियो एक्टिव नहीं है इनमें से कोई भी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन 35, 37 है ना, Cl ही माना जाता है उसको, और प्रॉपर्टीज़ कोई ज़्यादा चेंज नहीं होती है इसलिए। ठीक है, तो एवरेज लेके चलते हैं 35.5। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ तक आगे बढ़ जाए क्या, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और इस पर। हाँ ये देखो इंग्लिश में लिखा था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो फिर शिकायत रहती है बच्चों की, हिंदी में नहीं पढ़ाते हो, ये नहीं करते हो, है ना। तो एक तो नियॉन 20 है, एक नियॉन 22 है, एवरेज एटॉमिक मास 20.2 है। कर ही लोगे, इसमें मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, है ना। क्वेश्चन पढ़ना तुम्हें है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिठाना तुम्हारा काम है। तुम अटकते हो तो मेरा काम है कि मैं बता दूं। तो क्वेश्चन पढ़ने में मुझे दिक्कत आई नहीं। देखो प्रकृति में नियॉन 20 और नियॉन 22 के रूप में पाया जाता है, तो हम कहेंगे चलो फटाफट हमारे दिमाग में आना चाहिए हो M1 तो 20, है ना। देखो स्पीड नहीं बनाओगे तो गड़बड़ करोगे, एग्जाम में आधे क्वेश्चन छूटेंगे। तो M1 20 है और M2 22 है, चलो एक काम खत्म। और X1 X2 हो पता ही नहीं है, औसत पता है, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो ठीक है भाई, एवरेज एटॉमिक मास औसत परमाणु भार कितना है, तो हम कहेंगे 20.2। ठीक है, तो बच्चे x1 को मैं x मान लूँ तो x2 कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा। भाई दोनों जोड़ के तो 100 होगा ना, दोनों का परसेंटेज कितना है तो 100 ही हुआ। मान लो तुम्हारे 80 आए तो 20% नहीं आए, टोटल तो 100 ही है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे मतलब नहीं आए मतलब कट गए नंबर, आए तो 80, कटे कितने 20%, तो 100 हो गया ना टोटल ऐसे। तो मैं कहूँगी x1 को x मान लो और x2 को 100 - x मान लो। अब सॉल्व कर लो भाई, तो चले तो चलो। तो कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, मेरा काम है नहीं। देखो तो ये 20.2 हो गया, M1 20 ले लेते हैं तो 20x प्लस M2 कितना लेना है 22 लेना है, तो 22 और 100 - x, और x1 प्लस x2 मिला के 100 होता है, तो मैं सीधा 100 लिख रही हूँ। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये 2020 हो जाएगा और ये 20x हो जाएगा और वो 2200 हो जाएगा और माइनस 22x हो जाएगा। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करना ही क्यों है, ठीक है, x तो इधर ही है ना, तो 2200 इधर ले आती हूँ तो 2020, ओह बहुत ही खतरनाक था, 2020 और माइनस 2200 इक्वल्स टू माइनस का 2x, ठीक है, दोनों जगह माइनस में आ जाएगा। तो 2200 में से 2000 घटाओगे तो 200 और 20 और घटा दोगे तो 180, ठीक है ना, और माइनस 2x। अब क्या है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 180/2 तो 90 आ गई, है ना। तो एक 90% है और दूसरा 10% है। इसने क्या पूछा है, भारी वाला समस्थानिक, तो भारी वाला तो 10% है, ध्यान रखना ये और फंसेगा। 20 कम है क्या, 22 भारी है, 20 का थोड़ा ना पूछा, आपको लगे वो भारी 90% भारी, तुम्हारे परसेंटेज की बात नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है, दो समस्थानिक है 20 और 22, हाँ तो भाई 20 और 22 है तो भारी तो ये है ना, इसका परसेंटेज बोलो, तो इसका परसेंटेज तो 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स कर देंगे ना तो 90 की जगह 10 ही आएगा, तो तुम कहोगे भाई ये x है, मतलब x1 की वैल्यू है, भारी वाले समस्थानिक, इस क्वेश्चन का आंसर 10% बनेगा। 10% आंसर अब क्यों बनेगा वो तुम समझ गए हो, भारी कह रहा है, भारी 22 है ना, ये 20 वाला परमाणु भार है तो इसका आंसर 90 है, x1 90, ये 22 है भारी वाला है तो इसका आंसर x2 100 माइनस 90 10%। सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक आध और होगा शायद, हाँ अच्छा, अब तुम्हारे पास अणुभार है, ठीक है। अब देखो अणुभार भी, तो हम कहेंगे अणुभार क्या, एक अणु क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। अणु क्या होता है, परमाणुओं का निश्चित अनुपात में संयोग से अणु बनता है, चाहे यौगिक बनता है ना। तो कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है। तो अब उन सब के भार को जोड़ दो और ओवरऑल क्या कर दो, अणुभार बता दो, ठीक है। तो ये वही तो कह रहा है कि भाई देखो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उस अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है ना, अर्थात किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, मोलर या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब कैसे, तो देखो उदाहरण है, मान लो अब तो तुम्हें आता है बच्चों, 9-10 से सीख के आए हो। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चलो लेट्स फाइंड मोलर मास, है ना, अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप क्या करो, एटॉमिक मास तो आपको आता ही है, अणुभार ज्ञात करो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जब तुम U लिखते हो मतलब यूनिफाइड मास की बात करते हो, एक अणु, चाहे वो तुम्हें दिखे चाहे नहीं दिखे, उसकी अकेले की बात करते हो। लेकिन जब तुम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हो तो तुम एक मोल की बात करते हो। वो कल बताऊंगी, अगली क्लास अपनी मोल कॉन्सेप्ट की आ रही है, उसमें बताऊंगी कि ये गेम क्या है। फिलहाल तो तुमने यू सीखा है तो यू पे काम करो, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ लो ऐसा करो कि O2 का अणुभार निकालो, तो तुम कहोगे O2 का फाइंड कर लूंगा, O का कितना होता है, तो भाई O का तो 16 होता है ना, अकेले ऑक्सीजन का 16 यू है, O और O मिलेगा तो 16 × 2, क्या भाई O2 का निकाला है ना, O का 16, 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 2 कितना हो गया 32, तो ये 32 यूनिफाइड मास हो गया। फिर मैं कहूँगी अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो CO2 का अणुभार निकालो, है ना, U लिखते हो या AMU लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक अणु का भार है। और मैं कहूँगी नहीं एक ही अणु का बताओ लेकिन ग्राम्स में बताओ, 32 ग्राम मत लिख देना, 32 ग्राम लिख दिया ना, अगर अणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करोगे तो वो एक मोल का भार हो जाएगा। तुम्हें एक अणु का भार मतलब, मान लो चलो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मान लो मैं तुम्हें कहूँगी नहीं O2 का वास्तविक भार बताओ, एक्चुअल मास वाले क्वेश्चन दिए आपको, वास्तविक भार, तो वास्तविक मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई यू को मैं कैसे मापूंगा, मेरे पास थोड़ा, मेरे को तो ग्राम किलोग्राम में समझ में आता है, तो यू क्या है, तो मैं ठीक है यार यू क्या है, तो 32 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, दिस इज एक्चुअल मास, वास्तव में इतना ग्राम है। अब भाई तू कैलकुलेट करता रहे, ठीक है। सेकेंड देखो, अगर मैंने तुम्हें कहा कि नहीं बच्चे तुम ऐसा करो CO2 का अणुभार निकालो, है ना, तो तुम कहोगे मैडम पहले कार्बन का तो बता दो, तो 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक टेबल दी थी, वो टेबल तुम्हें याद करनी है ना। तो ओके, CO2 का तो बच्चे C का 12 होता है ना, C का तो 12 ही होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और तुम तो O2 की बात कर रहे हो, तो जोड़ लो तो 44U। ये CO2 के एक अणु का भार है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, पर उसका वजन इतना है। ग्राम्स में बता दो तो इससे मल्टीप्लाई करो, एक U में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1.66 इंटू 10⁻24 इतने ग्राम्स होते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये उसका वजन आ जाएगा ग्रामों में। क्लियर है? ठीक है, 44 ग्राम ले लिया तो वो 1 मोल हो जाएगा। क्यों हो गया, तो 1 घंटा भी पड़ा है उसके लिए, बाद में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अब अगर मैं तुम्हें कहूँगी अच्छा ऐसा करो, ग्लूकोज का अणु भार निकाल दो, है ना, ग्लूकोज का अणु भार निकाल दो, तो फाइंड कर लो यार, क्या तकलीफ है। ग्लूकोज डरना क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज तो होता है C6H12O6, है ना, C6H12O6। एक मैंने एक क्लास डाली है, क्या था, मैं उसका टाइटल भूल गई, बिफोर स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट यू शुड नो अबाउट दिस। हिंदी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसको जरूर देखें। उसमें मैंने सब क्या है ना अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताए भाई, लैक्टिक एसिड का पूछ ले, सिट्रिक एसिड का पूछ ले, ग्लूकोज का पूछ ले, शुगर का पूछ ले, यूरिया का पूछ ले, फलाना पूछ ले, डिम का पूछ ले, सब किसी का भी पूछ ले, तो तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो करने से क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर लें। तो मेरा बहुत नालायक हो, तो मैं ना बोलना पड़ता है कि यार लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वॉच टाइम जो होता है ना 90% अनसब्सक्राइब्ड का होता है, और वॉच टाइम ना मेरे पास होता है 100 घंटे, और 90% है ना उसमें क्या होता है अनसब्सक्राइब्ड। मतलब 90 घंटे का वॉच टाइम किसका है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं, जिनको मैं पसंद ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ 90 घंटे ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नालायक तो तुम हो ही, मुझे पता है, तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ताकि मैं कंटिन्यू करती रहूँ, नहीं तो मैं लगे चलो इंग्लिश मीडियम की वीडियो डाल देते हैं, हिंदी वाले तो ऐसे करते हैं, है ना, तो इट्स गुड, कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ कमिंग ऑन ग्लूकोज C6H12O6। तो बच्चे C क्या है, तो हमने कार्बन 12 होता है यार, 10 बार बता दिया आपने। हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। अब एक एक की बात करोगे तो मैं U लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो बस हो गया तुम्हारा काम। C6H12O6, तो बच्चे कार्बन 12, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का 1, तुम्हारे पास हाइड्रोजन 12 है, कार्बन का मास, अकेले कार्बन का भार 12 होता है, तुम कह रहे हो मेरे पास तो 6 हैं, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई करो। अकेले हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तुम्हारे पास 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, आपके पास अगर 6 ऑक्सीजन है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, एंड योर आंसर विल बी 180U। सिंपल है। नाउ कमिंग ऑन शुगर, है ना, शर्करा का अणुभार, ठीक है, शर्करा का अणुभार निकाल दो, तो शर्करा का अणुभार, तो बच्चे शुगर, बोलो फॉर्मूला, बोलो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है, तो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई विद 12, फिर हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई विद 22, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 11, और तुम्हें भी याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, फाइनल आंसर आपका आएगा 342। ठीक है, क्योंकि हमें भी चाहिए भाई, आगे हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी ना। यूरिया का अणुभार बताओ, तो पहले तो यूरिया का फॉर्मूला देखो, NH2CONH2, ठीक है, यूरिया का अणुभार फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया, NH2CONH2। अब तुम खुद फाइंड करके और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना कि ये आंसर आया, ठीक है। देखिए भाई तुम कितना पढ़ते हो, है ना, सिंपल है, निकाल लोगे। परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, एक ही परमाणु का भार बताओ तो तुम पीछे U लिख देना, 1 मोल का बताओ तो उसी चीज के पीछे ग्राम्स लिख देना, और एक ही परमाणु का भार बताओ पर ग्राम्स में बताओ, तो फिर तुम अपना असली गेम बताना कि भाई 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर ले, तेरा आंसर एक परमाणु का आएगा, लेकिन वो ग्राम्स में आएगा, है ना। वो तो माप नहीं सकता, वो तेरी इच्छा है, लेकिन आंसर मेरा ग्राम्स में ही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड बाय बाय।